हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने साझेदारी संलेख से संबंधित जो नियम हैं उनको देखा। साझेदारों के पूंजी खाते कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं, दोनों विधियों से अपन ने देखा। आज हम लोग देखेंगे कि लेखांकन करते समय जो कैलकुलेशन की जाएगी वो चाहे पूंजी के संदर्भ में हो, पूंजी पर ब्याज को लेकर हो, ऋण पर ब्याज को लेकर हो, वेतन या कमीशन की गणना हो, इसको किस प्रकार से किया जाएगा आज की वीडियो में हम विस्तार पूर्वक इससे देखेंगे। ये दिखने में तो सिंपल कैलकुलेशंस लगती है, पर जब आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इसको ट्विस्ट करके दिया जाता है तो अगर आपने उसको ध्यान से नहीं पढ़ा तो यही आपका कौन सा सिंपल चीज सबसे टिपिकल बन जाती है, क्योंकि आपने कैलकुलेशंस कौन सा ढंग से नहीं करी होती है। तो आज पूंजी पर ब्याज, ऋण पर ब्याज, वेतन, कमीशन की कैलकुलेशंस को लेकर हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार से अपन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पूंजी पर ब्याज को लेकर। पूंजी पर ब्याज को कैलकुलेट करने की दो विधियां हैं, जिसमें सरल ब्याज विधि, इसके अंदर ब्याज को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला दे रखा है वो है पूंजी की राशि इंटू दर बटा 100 इंटू माह बटे 12। अगर आपने मंथ कैलकुलेट किए हैं तो अपॉन 12 करेंगे, और अगर आपने दिन कैलकुलेट किया है तो अपॉन 365 हम लोग करेंगे। इस प्रकार से पूंजी पर ब्याज को कैलकुलेट किया जाएगा। सरल ब्याज विधि का उपयोग कब करना है? अगर पूंजी में ज्यादा परिवर्तन नहीं हो, एक या दो बार ही परिवर्तन हुआ हो, तो ऐसी दशा में सरल ब्याज विधि के द्वारा पूंजी पर ब्याज की कैलकुलेशन करना सही रहता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मोहन ने व्यापार में निम्न प्रकार पूंजी आपके विनियोग करी है। 1 अप्रैल को 1 लाख रुपए, 1 अगस्त को 1 लाख रुपए और 1 दिसंबर को 50,000 रुपए की पूंजी लगाई है, तथा 1 जनवरी को 50,000 रुपए की पूंजी हटाई, तो पूंजी पर ब्याज की गणना 12% वार्षिक दर से कीजिए। देखो, मोहन ने यहां पर पूंजी विनियोग किया है 3 बार, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, और जनवरी में इसने व्यापार से पूंजी हटा ली। ये पूंजी हटाई है, कैपिटल विड्रॉन है, ये आहरण नहीं है। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसने विनियोजित पूंजी का कुछ भाग 1 जनवरी को व्यापार से हटा लिया। तो पूंजी पर ब्याज की कैलकुलेशन हम सरल ब्याज विधि से अगर करें तो किस प्रकार से करेंगे? आंसर में जब भी पूंजी पर ब्याज कैलकुलेट करें तो सबसे पहले आप कौन सा व्यक्त करें कि किस फॉर्मूले के आधार पर हम ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां पर पूंजी की राशि इंटू दर बटा 100 मंथ अपॉन 12 हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सभी महीनों की लगभग पहली तारीख दे रखी है, इसलिए माह कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान है। सबसे पहला इसने पूंजी का निवेश कब किया है? 1 अप्रैल को। कितने रुपए इसने विनियोग करे हैं? 1 लाख रुपए विनियोग करे हैं। ब्याज की दर कितनी है? 12% वार्षिक दर से आपको ब्याज की दर दे रखी है, तो ये 12/100 अपन ने कर दिया। 1 अप्रैल को इसने आपके पूंजी विनियोग करी है और 31 मार्च को ये अपन को कैलकुलेट करना है। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के कितने महीने हो जाएंगे? पूरे 12 महीने। इस 12 महीने का ब्याज अपन ने कैलकुलेट किया तो कितने रुपए आ रहे हैं? 12,000 रुपए। अब बात करते हैं आपके इसने अतिरिक्त जो पूंजी लगाई है वो 1 अगस्त को लगाई है। 1 अगस्त को लगाने का मतलब हो गया अगस्त से लेकर दिसंबर तक के कितने महीने हो गए? 5 महीने। और जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना, 5 + 3 कुल 8 महीने का ब्याज इस 1 लाख रुपए के ऊपर लगाना है 12% की दर से। तो कितने रुपए का ब्याज आ गया? 8,000 रुपए का। इसने एक और बार और पूंजी विनियोग करी है 1 दिसंबर को। दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक के कितने महीने हो गए? ये 4 महीने हो गए। तो 4 महीने का ब्याज 50,000 रुपए के ऊपर हमको कैलकुलेट करना है। तो कितने रुपए का ब्याज आ रहा है? 2,000 रुपए का। अब इसने पूंजी व्यापार से हटाई है 50,000 रुपए 1 जनवरी को। तो जनवरी से लेकर 31 मार्च तक के कितने मंथ हो जाएंगे? 3 मंथ हो जाएंगे। तो आप 50,000 के ऊपर 3 मंथ का ब्याज कैलकुलेट करेंगे। अब यहां एक बात समझ लें कि अगर अतिरिक्त पूंजी लगाई है तो ब्याज क्या करेंगे? अपन ऐड करेंगे। और इसने पूंजी हटाई है तो उसका ब्याज क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा।
तो कुल ब्याज कितने रुपए का आ जाएगा? 20,500 रुपए। तो इस प्रकार से सरल आपके ब्याज विधि के आधार पर पूंजी पर ब्याज की गणना हम लोग इस प्रकार से करेंगे। अब पूंजी पर ब्याज को कैलकुलेट करने का एक और दूसरा मेथड देखते हैं, गुणनफल विधि। गुणनफल विधि के अंदर आपको क्या करना है, एक तालिका बनानी होगी, टेबल, एनालिटिकल टेबल बनानी पड़ेगी और इसके अंदर आप लिखेंगे डेट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, किस तारीख को आपने पूंजी का विनियोग किया, कितने रुपए का पूंजी आपने व्यापार में इन्वेस्ट करी है, और उस पर अपन मंथ या डेज जो भी कैलकुलेट करना संभव है वो हम कैलकुलेट करेंगे और अमाउंट और आपके कौन सा मंथ को मल्टीप्लाई करके क्या फाइंड आउट कर लेंगे, प्रोडक्ट यानी गुणनफल। तो इस प्रकार से ये तालिका आपको प्रिपेयर करनी है। आपको कौन सा अमाउंट और कौन सा डेट दी जाएगी प्रश्न के अंदर, डेट के अनुसार क्लोजिंग डेट तक के कितने मंथ हुए वो निकालने हैं। इस मंथ को अमाउंट से मल्टीप्लाई करके हम प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद टोटल ऑफ प्रोडक्ट लगाएंगे, गुणनफलों का योग। इस योग के आधार पर हम फिर पूंजी पर ब्याज की कैलकुलेशन करेंगे। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे? पूंजी पर ब्याज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है गुणनफलों का योग, यानी जो आपने यहां कैलकुलेट किया वही लेना है, गुणनफलों का योग इंटू कर दें अपन रेट अपॉन 100, जो भी प्रश्न के अंदर आपको रेट दी होगी, और यहां आएगा 1/12। ये 1 इसलिए आया क्योंकि मंथ अपन ने अंदर ही अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, इसलिए यहां पर आपको मंथ कैलकुलेट करने की या मंथ को लिखने की जरूरत नहीं है, उसकी बजाय 1/12 आएगा। अगर आपने मंथ काउंट किया है तो 1/12 लेना है, और अगर आपने डेज काउंट किया है तो हम 1/365 डेज लेंगे। अब इस पूरे मेथड को एक अपन एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। मैंने आपके लिए एग्जाम्पल प्रिपेयर किया है। राम ने व्यापार में निम्न प्रकार आपके पूंजी विनियोग करी है। 1 अप्रैल को वो 2 लाख रुपए लगा रहा है, 1 जुलाई को 1 लाख लगा रहा है, 1 अक्टूबर को 50,000 रुपए लगा रहा है, और ये भी जनवरी को 50,000 रुपए की पूंजी व्यापार से हटा रहा है। तो 12% वार्षिक दर से अपन ब्याज की कैलकुलेशन करने के लिए कहा है, तो हम इसको गुणनफल विधि के आधार पर करने की कोशिश करते हैं कि इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तालिका में डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और अमाउंट ऑफ कैपिटल, इसको अपन लिख लेते हैं। इसमें कोई आपके ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा दिया है वैसा अपन को मेंशन करना है। अब अपन को कैलकुलेट करना है यहाँ पर मंथ या डेज। देखो हर एक मंथ की स्टार्टिंग डेट दे रखी है, तो इसका मतलब महीना कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान है। तो हम यहाँ पर मंथ कैलकुलेट करेंगे। अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के कितने मंथ हो जाएंगे? 12 मंथ हो जाएंगे। इस 12 मंथ को मल्टीप्लाई कर दें 2 लाख से, तो आपका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 24 लाख रुपए। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट निकालना है हमारे को। 1 जुलाई को उसने अतिरिक्त पूंजी लगाई है 1 लाख रुपए की। जुलाई से लेकर दिसंबर तक के कितने महीने हो गए? 6 मंथ, और जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ, और इसका मतलब कुल 9 मंथ का आपने कौन सा यहाँ पर ब्याज कैलकुलेट करना है। तो 9 इंटू 1 लाख कितना आ जाएगा? 9 लाख रुपीज। अक्टूबर को इसने अतिरिक्त पूंजी लगाई है, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च के कितने महीने हो गए? 6 मंथ हो जाएंगे। 50,000 इंटू 6 कर देंगे तो 3 लाख रुपीज इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। 1 जनवरी को इसने पूंजी व्यापार से हटाई है, तो इसके भी मंथ वैसे ही कैलकुलेट करें। जनवरी से 31 मार्च कितने महीने हो गए? 3 मंथ, और इसका प्रोडक्ट अपन निकालेंगे कितना? 1.5 लाख रुपए। 3 आपके इंटू 50,000, 1.5 लाख। पर ये ध्यान रहे कि ये जो आपका प्रोडक्ट आया है वो ऐड करने की बजाय माइनस करेंगे, क्योंकि जो अतिरिक्त पूंजी लगाई उसका प्रोडक्ट तो ऐड किया जाएगा, परंतु जो पूंजी हटाई है उसका प्रोडक्ट हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब इसका अपन आपके टोटल लगाते हैं, तो टोटल कितना आ रहा है? 34,50,000 रुपए का। 34,50,000 रुपए गुणनफलों का योग आया है। अब इस फॉर्मूले के अंदर इस वैल्यू को पुटअप करें कि किस प्रकार से ब्याज कैलकुलेट होगा। तो 34,50,000 पर 12% की रेट प्रश्न के अंदर दे रखी है अपन को, तो 12/100 इंटू 1/12, तो कैलकुलेट करने पर ब्याज कितना आ रहा है? 34,500 रुपए। तो पूंजी पर ब्याज को कैलकुलेट करने के मैंने दोनों मेथड आप लोगों को बता दिए, सरल ब्याज विधि, गुणनफल विधि। अब कौन सी विधि को कब काम में लेना है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको स्वयं विवेक काम में लेना है। पूंजी में ज्यादा परिवर्तन नहीं है तो आप सरल ब्याज विधि काम में लें, और अगर आपके पूंजी में ज्यादा परिवर्तन है तो आप गुणनफल विधि को कौन सा काम में लेंगे। दोनों विधि से ब्याज जो आएगा वो लगभग सेम आएगा।
उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि कोई सी भी विधि से आप कैलकुलेट करें। अब ये आपके ऊपर है कि आप एग्जाम के अंदर कौन सी विधि को काम में लेते हैं। पर अगर प्रश्न में कह दे कि गुणनफल विधि के आधार पर, तो फिर आपको प्रेजेंटेशन इसी प्रकार से देनी है जैसा कि मैंने आपको अभी करके बताया। अब इसी में अपन नेक्स्ट समझते हैं। जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है वो वेतन को लेकर है। प्रश्न में वेतन के संदर्भ में आपको सूचना दी जाएगी कि साझेदारी संलेख में साझेदारों को, जो कि कार्यशील साझेदार हैं, उनको वेतन किस प्रकार से दिया जाता है। इस वेतन के संदर्भ में दी गई शर्त या दी गई आपकी गणना की जो आपकी कंडीशन है उसको समझ में आपको आना चाहिए। प्रश्न के अंदर आपको वार्षिक वेतन चाहिएगा कि वर्ष भर में कितने रुपए का वेतन दिया, तो उसकी गणना आप कैसे करेंगे। मैंने सभी आपके केसेस को यहां पर मेंशन किया है। प्रश्न के लिए हमारे को वार्षिक वेतन कैलकुलेट करना है। अगर आपको प्रश्न के अंदर 5,000 रुपए प्रति माह लिखा है, 5,000 रुपए प्रति माह, यानी एक महीने का 5,000 वेतन है, तो साल में कितने महीने हो गए 12, तो 5,000 इंटू 12 यानी वार्षिक वेतन कितना आ जाएगा 60,000 रुपए। इसी प्रकार से अगर आपको वेतन दिया है त्रैमासिक, मैं समझता हूं त्रैमासिक आप लोग समझते होंगे, 3 महीने की अवधि को त्रैमासिक बोलते हैं। अगर साझेदार को वेतन त्रैमासिक दिया जाता है 3 महीने में एक बार, तो उस प्रकार से साल में कितनी त्रैमासिक आएगी 4। तो 4,000 रुपए अगर त्रैमासिक वेतन है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपका वार्षिक वेतन आएगा 16,000 रुपए। अगर आपको प्रश्न के अंदर अर्धवार्षिक दे दे तो साल में कितने अर्धवर्ष होंगे, साल के अर्धवर्ष कितने होते हैं 2 ही होंगे 6-6 महीने के, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसका वार्षिक अपन वेतन निकाल लेंगे। और कभी कभी इस प्रश्न में बहुत सिंपल देता है 72,000 रुपए प्रति वर्ष, तो इसके अंदर भी आपके क्या करते हैं बच्चे जल्दबाजी के अंदर 12 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेते हैं, जबकि ये प्रतिवर्ष लिखा हुआ है, ये अपने आप में वार्षिक वेतन है और ये कितने रुपए आएंगे 72,000 रुपए। डायरेक्ट इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो वेतन को लेकर इसी प्रकार की सिचुएशंस आपको देगा, तो ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसको लेकर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये तो एक छोटी सी गलती पूरे अच्छे सवाल को आपके जो पूरे नंबर आने चाहिए उसको कौन सा गड़बड़ कर देगी। अब बात करते हैं इसके बाद ऋण पर ब्याज। जैसा कि अपन ने पूंजी पर ब्याज की कैलकुलेशन करी, उसी प्रकार से ऋण पर ब्याज की कैलकुलेशन सरल ब्याज विधि के आधार आपको करनी है। सेम वही मेथड है। आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ऋण की राशि इंटू दर बटा 100 इंटू माह बटे 12। उतने महीने का ब्याज अपन को देना है जितने महीने आपने कौन सा आपके ऋण व्यापार के अंदर आपके रहा है। अब इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि मोहन ने फर्म को 1,20,000 रुपए का ऋण 1 अगस्त को दिया है। कौन सी तारीख को दिया है 1 अगस्त को। आपसे कह रखा है कि 10% वार्षिक दर से 31 मार्च को ऋण पर ब्याज की गणना कीजिए। 31 मार्च को आपको ब्याज कैलकुलेट करना है कितने परसेंट से 10% से। तो इसको कैलकुलेट करें। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है, ऋण की राशि यानी 1,20,000 रुपए, दर बटा 100 यानी रेट कितनी दे रखी है प्रश्न में 10%, तो 10 बटे 100 इंटू कर देंगे अपन महीना, कहां से लेकर अगस्त से काउंट करने। 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक कितने महीने हो गए 5 महीना, फिर जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना और, यानी कुल कितने महीने का अपन को ब्याज कैलकुलेट करना है 8 महीने का ब्याज कैलकुलेट करना है। तो ये कुल ब्याज कितने रुपए आ रहा है 8,000 रुपए। तो ये ऋण पर ब्याज कुछ इस प्रकार से अपन क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। अब बात आती है कि आपके अगर ऋण पर ब्याज को लेकर और कोई सिचुएशंस हो तो आपको कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला यही अप्लाई करना है। तो ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कमीशन को लेकर। हमने 11th में पढ़ा था मैनेजर कमीशन। फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट के टाइमिंग पर मैनेजर कमीशन के बारे में जो आपने कैलकुलेशन पढ़ी वही आपके साझेदार के कमीशन के संदर्भ में भी लागू होगी। तो यहां दोनों के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है। बस इतना याद रखना है कि मैनेजर कमीशन तो किसके अंदर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आता है, और जो पार्टनर्स का कमीशन है वो किसके अंदर आएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर दिखाया जाता है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आना चाहिए। मैनेजर कमीशन लाभों का प्रभार है और साझेदार का कमीशन लाभों का नियोजन। अब इसको कैलकुलेट कैसे करें, इसके भी 2 मेथड हैं। कमीशन की गणना हमेशा लाभ पर ही होगी। अब कौन सा लाभ, शुद्ध लाभ, विभाजन योग्य लाभ, ये प्रश्न के अंदर आपको देखना होगा। पर इसके साथ साथ एक कंडीशन आपको और देगा
कि ऐसा कमीशन चार्ज करने से पूर्व या चार्ज करने के बाद। अगर प्रश्न में चार्ज करने से पूर्व दिया है तो हम फॉर्मूला कौन सा काम में लेंगे, कमीशन से पूर्व लाभ हमारे को पता होगा, इंटू कर देंगे रेट अपॉन 100, इससे कमीशन की गणना हो जाएगी। पर अगर प्रश्न के अंदर कंडीशन दे रखी है ऐसा कमीशन चार्ज करने के बाद, यानी जिस कमीशन को आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसको लाभों में से माइनस करने के बाद जो लाभ बचेगा उसका 5%, 10% कमीशन देना है। अब इसमें एक सिचुएशन ये आती है कि जो कमीशन कैलकुलेट कर रहे हैं वो घटाएंगे कैसे। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, कमीशन की गणना लाभ पर ऐसा कमीशन चार्ज करने के बाद। ऐसा कमीशन चार्ज करने के बाद का मतलब यहां पर यह हो गया कि लाभों में से जो कमीशन आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसको माइनस करने के बाद लाभ कैलकुलेट करें। तो ऐसी स्थिति में आपको कमीशन तो पता ही नहीं है माइनस क्या करेंगे, तो हम यहां पर फॉर्मूले के अंदर थोड़ा चेंज कर देंगे, रेट अपॉन 100 प्लस क्या कर दिया जाएगा रेट। जब भी ये बाद वाली कंडीशन आएगी तब आपको ये फॉर्मूले में चेंजेस करना है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, क्योंकि लाभ हमारे पास कौन सा उपलब्ध होगा, हमेशा कमीशन से पूर्व का लाभ होगा, उसी पर कैलकुलेट करना है। बस फॉर्मूले के अंदर ये जो आपका चेंजेस हुआ है रेट अपॉन 100 प्लस रेट, आपको ये फॉर्मूला क्या करना है, अप्लाई करना है। अब इसको एक एग्जांपल के रूप में अपन समझते हैं तो किस प्रकार से होगा। ए बी एक फर्म में पार्टनर है, अ को शुद्ध लाभ का 10% कमीशन ऐसा कमीशन चार्ज करने से पूर्व के लाभ पर पाने का अधिकारी है, और ब 10% से कमीशन सभी कमीशन को चार्ज करने के बाद पाने का अधिकारी है। तो दोनों की अलग अलग कंडीशंस हैं, और फर्म का शुद्ध लाभ कोई कमीशन चार्ज करने से पहले 4,40,000 रुपए का है, तो अ ब का कमीशन अपन को ज्ञात करना है। सबसे पहले अ के कमीशन की बात करें, आपको जो लाभ दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, कमीशन चार्ज करने से पूर्व। तो इसका मतलब ये कमीशन से पूर्व का लाभ तो हमारे को पता है 4,40,000। अब अ के केस में अपन देखें 10% से कमीशन देना है, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, कमीशन चार्ज करने से पूर्व। कमीशन चार्ज करने से पूर्व का मतलब फॉर्मूला कौन सा लगाना है, रेट अपॉन 100। इस फॉर्मूले को लगाते हुए हम कमीशन को कैलकुलेट करें अ का, तो क्या हो जाएगा 4,40,000 इंटू 10/100 यानी 44,000 रुपए अ का कमीशन आ जाएगा। अब बात करते हैं बी के कमीशन की। बी को भी 10% से कमीशन देना है, पर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, सभी कमीशन चार्ज करने के बाद। ये सभी का मतलब क्या है, ए और बी दोनों का कमीशन माइनस करने के बाद। तो प्रश्न में आपको ए का कमीशन तो पता पड़ गया, पर बी का कमीशन पता नहीं है, तो जो पता है वो तो माइनस करेंगे, पर बी का कमीशन नहीं पता है, तो हम फॉर्मूले के अंदर क्या कर देंगे, थोड़ा चेंजेस करेंगे, और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया जाएगा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला। तो कैसे कैलकुलेट करें बी का कमीशन, बी का कमीशन कैलकुलेट करने के लिए कमीशन से पूर्व लाभ, यानी बी का कमीशन चार्ज करने से पूर्व का लाभ। तो कैसे निकालें, कुल लाभ कितना है आपके 440, उसमें से माइनस कर दें ए का कमीशन, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा 3,96,000। ये 3,96,000 कैसे आया भाई, 4,40,000 में ए का कमीशन पता है, इसको अपन ने माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर से आपका कमीशन कितना आ गया 3,96,000। बी का कमीशन चार्ज करने से पूर्व का लाभ 3,96,000। फॉर्मूले में चेंज कर दिया रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यानी 10 अपॉन 110, तो इसका कमीशन कितना बन जाएगा 36,000 रुपए। तो इस प्रकार से बी का कमीशन अपन कैलकुलेट करेंगे। अब ये चाहे मैनेजर कमीशन बोले चाहे पार्टनर्स का कमीशन बोले, दोनों में सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। बस आपको ये कंडीशन को जस्टिफाई करना आना चाहिए। अगर आपने निर्णय सही ले लिया तो सही फॉर्मूला लग जाएगा और कमीशन आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशंस हैं, आपको जब पार्टनरशिप के जब अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, चाहे वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो चाहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो, तो ये कैलकुलेशंस अगर आपकी सही है तो अकाउंट में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका सीधा सीधा बैलेंस आंसर जरूर मिलेगा। तो ये कुछ कैलकुलेशंस थी इंपॉर्टेंट, जो कि इसको लेकर अपन ने आज ये वीडियो प्रिपेयर करी है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए मैंने प्रिपेयर करी है वो है आहरण पर ब्याज की कैलकुलेशन को लेकर। आहरण पर ब्याज की कैलकुलेशन को लेकर शॉर्ट क्वेश्चंस भी आता है, 1 नंबर का, 2 नंबर का, एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी बनते हैं और इसको कैलकुलेट करने की 3 विधियां हैं, सरल ब्याज विधि, गुणनफल विधि और औसत अवधि विधि। मैंने नेक्स्ट वीडियो में तीनों मेथड को आपको कौन सा एक्सप्लेन किया है और इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन को सोल्व करके समझाया है। तो पूरा नेक्स्ट वीडियो को कंप्लीटली देखें ताकि आहरण पर ब्याज को लेकर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, उसकी आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। थैंक यू।